इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 6। इसमें हम विरोध आंदोलन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए, क्योंकि मुझे इधर उधर का लेक्चर देने नहीं आता है, तो औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों की समय सिंपल है कि जब ये सारी मशीनरीज, नए नए मशीन, टेक्नीशियन, टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा था, तो शुरुआती दशकों में मतलब 1700 कुछ के दशक में यहाँ पर बात चल रही है, 1750 के इर्द गिर्द में। ठीक है, तो वही था, वही समय की बात यहाँ पर हो रहा है जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794 तक चला था थोड़ा सा, मतलब उन लोग में थोड़ा क्रांति हुआ, लड़ाई हुआ, फिर सुलह भी हुआ ही होगा। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 द्वारा उद्भूत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रसार होते रहा। नए नए विचार आते गए, नए नए राजनीतिक नेता आते गए, थोड़ी सी तो बदलाव हुई ही होगी। स्वतंत्रता, समानता, देखो स्वतंत्रता, आजादी, समानता, हर किसी को समान भाव से देखना, भ्रातृत्व, हर किसी को एक ओहदा देना। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलन ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। अगर हम सब साथ रह के एक पार्टी बनाकर, एक संगठन बनाकर हम अगर आंदोलन करते हैं तो हमारा आंदोलन सामूहिक जन आंदोलन जरूर चलेगा, चलना संभव है। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिटी में ताकत होता है, क्योंकि भ्रात प्रेम, भाइयों का प्यार, एक दूसरे का साथ, तो ये जब साथ होता है, एक दूसरे पर विश्वास तो कभी जल्दी वो टूटता नहीं है। तो साफ यहाँ पर यह भी बात आती है कि यूनिटी के साथ उन लोगों ने विश्वास किया कि हाँ भैया, जिस यूनिटी में हम हैं उस यूनिटी से हमें धोखा नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब ने आंदोलन किया, आंदोलन चलाया, फिर जनसमूह आंदोलन से जुड़ गया, जनसमूह में मतलब सारे लोग उससे जुड़ गए, तब भैया चलना संभव था। उन लोग को जो इच्छा थी वो मिला भी। और इनसे 1790, समझना यहाँ पे, इनसे 1790 के दशक की करीब फ्रांसीसी संसदीय सभाओं, फ्रांस में भी संसदीय सभा लगती थी उस समय, जिसमें संसद में हो जाता है पार्लियामेंट। तो उन लोगों का पार्लियामेंट में एक सभा लगी, वहां पर जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है। बात वहां पर यही थी कि लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है, ये बात वहां पर रखा गया। और रोटी जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के, उस समय भी रोटी जो था कीमती था, आज भी रोटी है, कीमती है। पहले भी रोटी के लिए मार हुआ है, आज भी रोटी के लिए मार होता है। पहले के फिल्म भी बनते थे, रोटी, इज्जत, सम्मान। आज का बकवास नाम है, हाई फाइटर, वार, और भी कोई सा अजीबोगरीब नाम है, लेकिन याद नहीं रहता है उतना, मूवीज में देखता नहीं ना। तो उस समय भी रोटी की जरूरत थी, आज भी रोटी की जरूरत है। उस समय भी लोग खाते थे, आज भी लोग खाते थे। तो यहाँ पर बात यही आ जाती है कि इन कीमतों पर नियंत्रण रखना, कि रोटी की कीमत बढ़ ना जाए, सब्जियों की कीमत बढ़ ना जाए। कब? जब हमारे देश से युद्ध हो रहा है, चाहे किसी भी बात से झगड़ा हो, उस समय कठिनाई हो, उस समय। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, रोटी जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। युद्ध की कठिनाई हो, चाहे भूखमरी हो जाए, इन सब में कीमतें बराबर रहे, भूखमरी ना हो, ये सब की बात वहां पर चल रही थी। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा ही बात दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जंग लड़ा जाता है, जंग होता है, युद्ध होता है, तो वहां पर भूखमरी भी आता है। भूखमरी इसलिए क्योंकि सारा खाना तो सिपाहियों के लिए चला जाता है, कुछ खाना अमीरों के पास चला जाता है, तो गरीब के पास बचेगा क्या? एक वक्त का रोटी, घास फूस, अनाज, वही खा के थोड़े जिंदा रहेंगे। तो इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था कि भैया काम जो हो रहा है, ये परिस्थितियों के विरुद्ध काम हो रहा है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। श्रमजीवी लोग
मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसकी प्रतिक्रियाओं में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और ठीक जब आंदोलन उठा तो उसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, गोलीबारी करवाया होगा, और भी बहुत समय उस समय तोप चलते थे तो उसको भी चलवा दिया होगा। मतलब साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत क्रूरता से दमन पूर्वक उन लोगों को दबा दिया गया। तो सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया। बाकी तो उसको दबाया अलग बात है, प्रतिक्रिया किया, लेकिन बाद में एक नया कानून बनाया जिसके अंतर्गत उन लोगों से विरोध प्रदर्शन करने की जो अधिकार होता था उसको भी छीन लिया कि ना तुमको अधिकार देंगे और ना तुम जाकर कहीं आंदोलन करोगे, नहीं लड़ोगे। तो इंग्लैंड का फ्रांस के साथ, उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, रशिया, अमेरिका, यही सब में ज्यादा लड़ाई होते थे। हमारे देश में लड़ाई कहाँ होगा, हमारे देश में होता था तो अंदरे अंदरे सब बात खत्म हो जाती थी। तो इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे 1792 से लेकर 1815, मतलब बहुत लंबा तक युद्ध चला था। ये समझ रहे हो ना, अब 8 साल अब 15 साल, करीब करीब 23 वर्ष वहां पर युद्ध चला था। 1815 तक युद्ध चलता रहा। समझो कि 23 साल जहां पर युद्ध चले, 23 वर्ष कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया था, एकदम पूरा खत्म हो गया था, और फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और रोटी, मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब लोग जितना कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा कीमत बढ़ गया था रोटी का, अनाज का, जो वो लोग खाते थे, जो भी खाद्य पदार्थ हो। ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुर्वा अधिनियम पारित किए। 2 जुर्वा अधिनियम वहां से पारित हुआ, मतलब पास हो गया, जिनके अंतर्गत लोगों को बोलकर, भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा, नफरत या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया कि भैया आप बोलकर, लिखकर भी सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ आप अपनी घृणा, अपमान, नफरत को नहीं व्यक्त कर सकते हो। साफ साफ यहाँ पर बोल दिया गया, क्योंकि इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। और 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। 50 लोगों से मतलब एकजुट में अगर 50 लोग से ज्यादा है तो उनकी बैठकों को रोक लगा दिया गया। एक साथ तो 50 से बेसी नहीं बैठ सकते कहीं भी, ये गिनती करके 50 तक बैठना है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं बैठेगा। तो ये वहां पर एक नया तरीके से पारित हो गया कानून। तो यही जुर्वा कानून था कि कोई लिखकर चाहे बोलकर सरकार, संविधान या सम्राट के विरुद्ध कोई नफरत नहीं दिखा सकता, और ना ही किसी जन आंदोलन के लिए, ना ही किसी बात रखने के लिए बैठक कर सकते हैं। दोनों पर रोक लगा दिया गया पूरा तरीका से। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार, ओल्ड करप्शन, भैया भ्रष्टाचार तो हर इलाके में था, चाहे वो इलाका नया हो चाहे वो इलाका पुराना हो, भ्रष्टाचार तो है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था। पुराना भ्रष्टाचार, इस शब्द का इस्तेमाल लोग इसीलिए करते थे क्योंकि राजतंत्र और संसद के संबंध में अगर कोई काम होगा तो पुराना भ्रष्टाचार, राजा पुराना भ्रष्टाचारी थे, संसद वाले भी थे, इसलिए उन लोग नामे रख दिया ओल्ड करप्शन। संसद के सदस्य जिनमें भूस्वामी थे, संसद में सदस्य देखो कौन कौन बने थे, जिनमें से भूस्वामी, उत्पादक तथा पेशेवर लोग शामिल थे। कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। वो लोग ये मानते ही नहीं थे कि नौकर, लेबर, चाकर को भी एक तरीके से वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वर्कर को वोट देने का अधिकार चाहिए। उसके सख्त विरोधी थे। जो पढ़ता है वही वोट देगा, ये लोग वही मानते थे। ऐसे भारत में भी अपना देखा जाए तो स्टार्टिंग में हर किसी को वोट देने की इजाजत नहीं थी। बाद में धीरे धीरे आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन बहस के अनुसार हर किसी को वोट देने की इजाजत हो गई थी।
पहले लोग 23 साल से नीचे के लोग वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर परिवर्तन हुआ। 21 साल के नीचे वाले वोट नहीं दे सकते थे, 21 साल के ऊपर देंगे। फिर परिवर्तन हुआ, 18 साल के नीचे वाले वोट नहीं देंगे, 18 साल के ऊपर वाले वोट देने के लिए राजी है भैया, वो वोट दे सकते हैं। अपना मत जाकर किसी भी नेता, अपने सार्वजनिक नेता को अपना मत दे सकते हैं। ये नया कानून बन गया। अब धीरे धीरे लोगों की आयु कम हो रही है, लेकिन अब 18 से कम नहीं होने वाला है। 18 से कम अब नहीं होगा, क्योंकि 18 से पहले तो खुद लड़का लड़की बच्चा रहता है सब। अब वो क्या वोट देगा? वो तो केवल इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, बस यही सोशल मीडिया एप्लीकेशन में ही रह जाएंगे मैसेज करने के लिए, और कुछ नहीं। आगे यहाँ पर लिखा जाता है कि उन्होंने कॉर्न लॉज, एक कानून बना था अनाज के कानून, तो वो वहां पर भी था, लेकिन अपने पास भी कॉर्न लॉ है, लेकिन उसका प्रावधान अलग है, उधर का अलग था। अभी अपने देश का नहीं, उधर की बात करते हैं। तो उन्होंने कॉर्न लॉज मतलब अनाज के कानून का समर्थन किया था। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी। समझो यहाँ पर कि इस कानून के अंतर्गत विदेश से अगर कोई अनाज मंगाया जा रहा है, सस्ता अनाज, तो उस पर रोक लगा दिया गया था, जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि ना हो जाए, तब तक उसको रोक लगा दिया गया था। यह वृद्धि हो जाएगा, एक मतलब राजी हो जाए सब कोई कि इतना पर ही सामान बिकेगा, तब तक रोक लगाया गया, और राजी हो गए तो चालू कर दिया गया, लो भाई खाओ पियो मौज करो। तो हम लोग अपने देश में क्या करते हैं, हम लोग को मन करता है रोटी बनाने का तो रोटी खाते हैं, जो मन करता है वो बना खाते हैं। लेकिन आप यही इंग्लैंड में चल जाओ, फ्रांस में चल जाओ, स्विट्जरलैंड में चल जाओ, तो वहां पर आपको खाना जल्दी नहीं मिलेगा भी तो जितने भी इंडिया के लोग गए हैं, वही जो रेस्टोरेंट खोले उनके पास मिलेगा, लेकिन आपको अधिकतर वहां पर पाव रोटी मिलेगा, बर्गर मिलेंगे, पिज्जा मिलेगा, क्योंकि वही लोग खाता है। हम लोग तो खाते हैं, तो छोड़िए, मेरा बात नहीं बताते हैं। तो कीमतें बराबर आने तक उसको रोक लगा दिया गया था। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, जैसे जैसे वर्कर की जनसंख्या उनकी शहरों में बढ़ी, कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताश को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे थे। अपनी गुस्सा, अपने हताश, अपनी नाराजगी को हर प्रकार से विरोध करने लगे थे। चाहे आपका सामान तोड़कर, सफाई ना करके, खाना छोड़कर, पेमेंट लेकर, जैसे मौका मिलता था वैसे वो लोग विरोध करने के लिए छोड़ते नहीं थे। 1790 के दशक में पूरे देश भर में, कब की बात कर रहा हूं, 1790, आज से करीबन 220 वर्ष पहले की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो 1790 के दशक से पूरे देश भर में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए, ब्रेड जिसका मैंने नाम बताया, और सैंडविच जिसका बनता है, अपने देश में भी खूब लोग खाने लगे हैं चाय से। हमारे घर तो आता ही नहीं है, तो हम क्या खाएंगे। तो ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे होने लगे थे, क्योंकि मिलवे नहीं करेगा, दंगा तो होगा ही। आपको मैं बता दूं ब्रेड बनता कैसे है। तो ब्रेड के लिए सबसे पहले आटा लिया जाता है, आटा को सानेंगे, आटा में मिलाया जाता है रिफाइन, रिफाइन के साथ उसमें होता है ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर आपको यही करता है काम कि आप खाना अगर मतलब आटा सान दिए थोड़ा सा, उसमें अगर ईस्ट पाउडर डाल दिए तो 4 से 5 घंटे के बाद वो इतना ज्यादा फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब अपने लिमिट से 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 गुना जरूर बढ़ जाएगा। मतलब वजन में नहीं बढ़ेगा, केवल उस साइज में बढ़ जाएगा, फूल जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फूल जाते हैं। तो वो लोग यही डालते हैं, पानी डालेंगे, फिर थोड़ा देर छोड़ेंगे, उसमें जो भी डालना है डालेंगे। जब उसको पकाया जाएगा तो और फूलेगा, जैसे हीट मिलेगा वैसे और फूलेगा, क्योंकि एज ए लिक्विड कॉम्बिनेशन जब होगा तो कुछ ना कुछ तो अंतर होने वाला है ना जी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो मार्केट में ब्रेड मिलता है, चाहे मार्केट में जो भी ऐसा चीज हो जो
पैकेज करके आवे। सेहत के लिए तो अच्छा नहीं ही है, लेकिन क्या करेंगे, लोगों की आदत है, खाना ही है। और कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसी भी बात यहाँ पर बताया जाता है। सब खाते हैं, जो टीचर हैं वह भी खाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं खाते हैं। इसलिए बी केयरफुल, अपना ध्यान रखना, अपने अनुसार, अपने पचने के अनुसार खाना। हम विदेश थोड़े में हैं, हम लोग तो अपने देश में बैठे हुए हैं। हम लोग जो मन करता है वो बनवाए खा सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड ही था। आज हम लोग जितने भी गरीब हैं वो क्या खाते हैं? रोटी चावल, चाहे कुछ भी खा ले, चाहे आजकल तो लोग बहुत ज्यादा खाना घर घर पहुंचा दिया कर रहे हैं। चाहे जो भी फुटपाथ पर सो रहा है उनके पास भी खाना पहुंचा दिया जा रहा है, ट्रस्ट के अनुसार। ट्रस्ट वाले पहुंचा देते हैं। रेलवे स्टेशन पर खाना बट रहा है रोज रात को, है कि नहीं? तो गरीब लोगों की एक तरीके से सहायता ऐसे हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है कि वहां के लोगों का मुख्य आहार जो था ब्रेड ही था। अपने देश में गरीबों का मुख्य आहार वही है, रोटी चावल दाल। दाल तो नहीं ही बोलेंगे, रोटी चावल, ऊपर से थोड़ा सा दाल। हाँ, दाल ठीक है, चाहे कोई भी तरकारी सब्जी। और इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता है। अगर रोटी ब्रेड की कीमत अगर सही रहे तो उसी पर उनका जीवन स्तर रहता है कि अगर महंगा हो गया तो उनके जीवन प्रक्रिया खराब हो जाएगी। सस्ता हो गया तो ठीक से खा सकते हैं, महंगा हो गया तो फिर नहीं खाएंगे, एक टाइम खाएंगे, एक टाइम उपास रहेंगे। तो ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया पूरे तरीके से, और उन्हें मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफी कम मूल्य में बेचा जाने लगा था। मतलब जब कब्जा हो गया था तो जो बोली लगाते थे ज्यादा लगाते थे, लेकिन उससे भी कम कीमत पर लोगों के लिए बेचा जाने लगा था, जो आम आदमी के लिए वाजिब थी। आम आदमी उसको आसानी से खा पी सकता था, खरीद सकता था, अपने जीवन जी सकता था। और न जितने भी दंगे होते थे, ऐसे दंगे खास तौर पर युद्ध के बदतरीन वर्ष मतलब 1795 उस समय बार बार हुए थे। खाना के लिए लड़ाई बार बार होने लगे थे, दंगा होने लगा था। लेकिन उनका सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। करीब करीब समझ सकते हो यहाँ पर 45 वर्षों तक वैसे ही हाल चलता रहा। कैसे लोग जीते होंगे 45 साल तक ले। हमारे देश में तो ऐसा करीब करीब 15 दिन हो जाए तो लोग अपने आप को खाने लगेंगे मारकर, इतना सिलसिला यहाँ पर खराब हो जाएगा। परेशानी का एक कारण और भी था, जिसे चकबंदी या 12 पद्धति कहते थे। अब देखो चकबंदी क्या होता है और 12 पद्धति क्या होता है, इसके बारे में मालूम चलेगा। तो ये दो कहते थे, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म जो खेत हुआ करते थे शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्म में मिला दिए गए थे। छोटे छोटे जितने भी खेत थे बड़े बड़े जमींदार के खेत में मिला दिए गए थे। और इस पद्धति के अनुसार जो पूरा ये सब खेतों को बड़े बड़े जमींदारों के खेत में मिला दिया जाता था, तो इस पद्धति से बुरी तरीके से प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की कि भैया मेरे को औद्योगिक काम दे दो, फैक्ट्रियों में काम दे दो, मशीनरीज में काम दे दो कि मुझे वेतन मिले, अपना घर चला सकूं। लेकिन कपड़ा उद्योगों में मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए। समझो, यहाँ पर इतना बताता हूँ कि जब मशीन बनने लगे तो जितने भी हाथ से बनाने वाले मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए, उनको गरीबी की मार झेलने पड़ा। इसके लिए वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनका करघा जो था ना मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हाथ से बना हुआ सामान मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि हाथ से एक साड़ी बनाने में आपको एक दिन लग जाता था, लेकिन वही आपको जब मशीन बना रहा है 1 घंटे में एक साड़ी, 2 घंटे में 1 2 3 10 15 साड़ी कितना बना देता था। इसलिए बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए थे मशीनों के आ जाने से। ऐसा नहीं कि लोग बेरोजगार हो गए तो मशीन नहीं लाए। परिवर्तन ही संसार का नियम है भैया, तुम कुछ दूसरा कर लो। इसीलिए यहाँ पर कुछ दूसरा बात यहाँ पर आता है कि 1790 के दशक से बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे थे,
कि हमको एक राशि सेट कर दो कि हमको इतना ही रुपया दिया जा सके, हम उतना ही में काम करेंगे। तो जो भी लोग आज नौकरी करना चाहते हैं, तुम मजबूर हो अपने जिंदगी से नौकर बनने के लिए। तुम मजबूर हो, क्यों? तुम बेरोजगार हो, इसलिए तुम नौकरी करना चाहते हो। तो हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए, इतिहास को दोहराना नहीं चाहिए। आज करीबन 95% लोग इतिहास को दोहराते हैं और 5% लोग इतिहास से सीख कर वो कुछ नया कर जाते हैं। फर्क तो है भैया, बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पर उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी की मांग होने लगा था और संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। ले भैया, ये तो और गड़बड़ कर दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्ती तितर बितर कर दिया गया, लाठीचार्ज करके हटा दिया गया वहां से। और हताश होकर सूती कपड़े के बुनकरों ने लंकाशायर में, अब लंकाशायर के नाम यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, तो लंकाशायर में पावर लूम को नष्ट कर दिया। लंकाशायर एक जगह था, वहां पर पावर लूम जो था, फैक्ट्री था, उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के करघों ने, जहां पर ये सब कांड होता था, जहां से बिजली आती थी, तो बिजली के करघों ने ही उनकी रोजी रोटी छीन ली है, इसीलिए लंकाशायर का पूरा पावर लूम बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। क्या लगता है फिर बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं था, इंजीनियर हिले थे, वर्कर हिले थे, वहां से लोगों को मार हटाया जाएगा, फिर सेट हो गया सब चीज। थोड़ा समय लगता था। और नोटिंघम में ऊनी कपड़ा उद्योगों में भी मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया था, क्योंकि नोटिंघम एक इलाका था, जगह था, शहर है, तो वहां पर भी ऊनी कपड़ा उद्योगों में मशीनों के चलन का प्रतिरोध हर लोग करने लगे थे। भैया मशीन चल रहा है तो हम बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी प्रकार लेसेस्टरशायर, सॉरी ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाता है, कभी मैंने तो गया नहीं वहां पर। लेसेस्टरशायर और डर्बीशायर, ये दो जगह है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। और यॉर्कशायर में ऊन काटने वालों ने ऊन काटने के ढांचे, मतलब सियरिंग फ्रेम को तोड़ दिया था। जो भी ऊन काटने वाला मतलब मशीन था, फ्रेम था, जिसको सियरिंग फ्रेम के नाम से बोलते थे, एक ढांचा, उसको लोग तोड़ दिया। न रहे बांस न बाजी बांसुरी, बस इसी सोच से वो लोग तोड़ दिया पूरा। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बालों की कटाई करते थे, अपने हाथ से भेड़ों के बालों की कटाई करते थे। बहुत मजा आता होगा इनको, कटाई करते थे। और 1830 के दंगे में फार्म में, जितना भी फार्म होता था, तो फार्म में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना, समझो यहाँ पर, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलिहानी मशीन, जिसको थ्रेसिंग मशीन के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। पहले गेहूं पीटने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे क्या चीज? लाठी का इस्तेमाल करते थे। उसी लाठी से गेहूं पीटा जाता था। एक बार बैल से पीटा गया, हाथी से इस्तेमाल करके पीटा गया, ठीक है, यहाँ तक मानते हैं। और धान पीटने के लिए लोग मजदूर बुलाते थे, वो लोग पीटते थे बड़ा बड़ा धान। फिर उसी समय थ्रेसर आ गया, फिर से धान पीटने के लिए थोड़ा मशीन आ गया था। आज के जमाने में 2024 चल रहा है, इस समय गांव की बात बता रहा हूं। गेहूं साफ करने के लिए थ्रेसर, धान पीटने के लिए पहले लोग पीटता था धान, आज तो जाली आ गया नोचने के लिए। आप खाली ऊपर रख दो, आपका धान सब निकाल देगा वो। हाँ, मेरे गांव में तो आ गया है। और जब मेरे गांव में आ गया तो समझ लो कि बिहार के हर इलाके में, चाहे देश के हर इलाके में आ गया होगा। क्योंकि जब बिहार में कोई सामान पहुंच जाता है तो समझ लो कि हर जगह पर पहुंच गया होगा। लेकिन पूरब के इलाके में जाओगे तो आपको कुछ राज्य ऐसे भी मिलेंगे वहां पर धान होता ही नहीं है। और जहां पर धान बहुत बड़े बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं, गेहूं बड़े बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं, वहां पर हार्वेस्टिंग मशीन होता है। वो बड़ा बड़ा कंटेनर रखते हैं, एक ही बार में कितना एकड़ का अनाज अपने अंदर में स्टोर कर लेते हैं। आपने यूट्यूब पे, नेट पे, चाहे ऐसे भी रोड पे देखा ही होगा, ऐसे हार्वेस्टर मशीन बड़ा बड़ा, ड्राइवर लगता है कि 2 मंजिला बिल्डिंग पे बैठल है।
तो वो सब देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सब मशीनों का इस्तेमाल लोग खेती बाड़ी में करने लगे थे और मजदूरों को लग गया था कि अपना धंधा तो साला चौपट होने वाला है। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला और जो भी दंगाई थे सारे मशीनों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9, यहाँ पर समझना है कि परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई थी। उस समय फांसी की सजा हुई थी और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। देखिए विषय 10 कौन सा है, नाम मैं बता देता हूं, मूल निवासियों का विस्थापन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लोग कहां कहां गए, किधर किधर गए। 10वीं पाठ में हम जो पढ़ेंगे वो तो बात की बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लुड, उनके नेतृत्व में लुडिज्म, जो 1811 से लेकर 17 के बीच में लुडिज्म नामक अन्य आंदोलन चलाया गया था। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था यहाँ पर, ठीक है। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं रखते थे केवल, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बालक श्रम पर नियंत्रण, न्यूनतम मजदूरी मिले, नारी और बालक श्रम पर नियंत्रण रखा जाए, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन वहां पर चाहिए उन लोगों को कि एक भैया मजदूर संघ मिले, हम लोगों को एक नेता मिले, राजनेता बनाने का अधिकार भी वहां पर मांग करते रहे थे। अब पता नहीं उन लोगों को जल्दी मिला कि नहीं मिला, लेकिन मांग किया। करीब करीब यहाँ पर 6 वर्ष वो लोग मांग किए तो शायद कुछ बात बनी होगी। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवी को, जितने भी वहां पर श्रमजीवी थे, मतलब जितने भी लेबर थे वहां पर, लेबर मजदूर थे, तो श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी, इधर से उधर सब बदलाव हो रहे थे, और उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था उनके पास, न ही कोई कानूनी तौर तरीका था उनके पास, कुछ नहीं था। अगस्त 1819, करीब करीब 8 वर्ष के बाद, अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों, समझो 80,000 लोग कम नहीं होता है, 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स, एक हवेली था उनका, तो सेंट पीटर्सबर्ग के मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे, वहां पर बैठे, क्योंकि वो राज दरबार का एक महल था, महल के सामने भी उनका एक मैदान था, बड़ा सा उनका इलाका हुआ करता था फार्म वाला, तो वहां पर वो सब लोग शांति से बैठे, लेकिन उनका बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया था। लाठीचार्ज, तलवार बाजी, कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों को बहुत बर्बरता पूर्वक दमन किया गया, मारपीट का हटा दिया गया। इसे पीटर लू के, समझो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है ना कि इसे पीटर लू, पीटर लू के बाद जो स्टार है उसका स्टार का मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि इस शब्द को वाटरलू, यहाँ पर वाटर है तो वाटरलू शब्द से मेल खाते हुए बनाया गया है। 1815 में वाटरलू में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी, तो वही वाटरलू की बात हो रही है। और फ्रांसीसी सेना पराजित क्यों हो गई थी? जब दमनकारी यहाँ पर बर्बरता पूर्वक सरकार ने दमन किया, राजा ने दमन किया, तो लोग जानते थे ये राजवा बोल किसके दम पे रहा है, अपने सिपाहियों के दम पे बोल रहा है। तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सिपाही का जहां पर अड्डा था वहां पर ही हमला कर दिया और उनका सारा गोला बारूद लूट लिया। और लूटने के बाद वो लोग भी साथे आ गए। अब लूटे जाएंगे तो मरने से अच्छा है कि इनके साथे आ जाओ, फिर इनके साथ लड़ोगे तो कोई पार्टी बनाएगा तो तुम्हारा ही साथ लेगा, इसलिए वो सब राजी हो गए थे। उसके बाद राजा को हरा दिया गया था। तो यहाँ पर पीटर लू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जिन अधिकारों की मांग की उन्होंने, कौन? पीटर लू ने जिन अधिकारों की मांग की उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया था। 6 अधिनियम बनाकर उनके सारे मांग को नकार दिया गया
और इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक लगा दिया गया। जितना भी राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहा है उन सब पर रोक लगा दिया गया था नया कानून बनाकर। इस रोक की शुरुआत 1795 के दो जुर्वा अधिनियम के तहत की गई थी। दो जुर्वा अधिनियम मैंने ऊपर बताया, एक है कि आप सरकार, सम्राट और कानून संविधान के खिलाफ ना ही बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। दूसरा क्या था? दूसरा आप याद करो क्या था? याद नहीं आया? दूसरा था कि जो भी कानून बनाया जा रहा था, दूसरा कानून वही बना कि आप 50 लोग से ज्यादा बैठकर कहीं भी आप संगठन नहीं बना सकते, बैठक नहीं कर सकते हैं। तो दो कानून यहाँ पर पारित किया गया जो जुर्वा कानून के तहत आता था। लेकिन जहां तक देखा जाए तो वहां पर रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए जुर्वा आंदोलन, जुर्वा अधिनियम पारित हुआ, कुछ नहीं हुआ। परंतु इससे कुछ लाभ ही नहीं हुआ लोगों को। मतलब जो ये कानून पारित करवाए थे पीटर लू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन, जो निचला हाउस होता है ना, द हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधिकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई थी कि फिर नीचे वाले सदन को प्रतिनिधिकारी बनाए जाए। इसकी आवश्यकता उन लोगों को लगा था जितने भी राजनीतिक दल थे। और जुर्वा अधिनियमों को 1824 से 25 में निरस्त कर दिया गया। 1824 आते आते 25 के बीच में जुर्वा अधिनियम जो था उसको खारिज कर दिया गया, पूरे तरीके से उसको बंद कर दिया गया। तो इससे लोगों को राहत मिली। किसको राहत मिली? जो लोग थे, वहां की जनता थी, प्रजा थी, उसको राहत मिला। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कानूनों के जरिए सुधार, और यहाँ पर है औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क क्या क्या उस समय हुआ था उसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप भी सुनोगे, पढ़ोगे, मजा आ जाएगा। एकदम सही बताते हैं, मजा आ जाएगा। जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे।